नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज से 3 दिवसीय हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन की कार्यवाही में राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुआ, तो वहीं सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़ा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज राष्ट्रीय गान के साथ हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मॉनसून सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव पढ़कर की। दरअसल मृत्यु को प्राप्त हुए सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रणधीर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तो वहीं रतन लाल कटारिया सहित स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में मुख्यमंत्री ने शोक प्रस्ताव पढ़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में ये हमारे बीच से कुछ हरियाणा की महान हस्तियां, कुछ विशेष अनुभव हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके चले जाने के बाद उनके शोक में कुछ प्रस्ताव पढ़ता हूं। ये सदन सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी रणधीर सिंह के 15 अप्रैल 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। चौधरी रणधीर सिंह का जन्म 1 जुलाई 1924 को हुआ। वे वर्ष 1967 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने 10 मार्च 1996 से 17 मई 2001 तक सिक्किम के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिन्हें विश्व के कई पुस्तकालयों में प्रदर्शित किया गया है। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के 25 अप्रैल 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ। वे वर्ष 1957, 1969, 1972, 1977, 1980, 1985, 1997, 2002, 2007, 2012 तथा 2017 में 11 बार पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1970, 71, 77, 80, 1997, 2002, 2007, 12 तथा 2012 से 17 के दौरान 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1977 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 28 मार्च 1977 से 19 जून 1977 तक केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री भी रहे। वे वर्ष 1972, 1980 और 2002 में 3 बार पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे। उन्होंने देश व पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लंबे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक तथा राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से देश एक बार एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन संसद सदस्य श्री रतनलाल कटारिया के
18 मई 2023 को हुए दुखद निधन पर शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 दिसंबर 1951 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1999, 2014 तथा 2019 में 3 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021 तक केंद्रीय जल शक्ति तथा सामयिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके जाने से मैं वास्तव में अपनी व्यक्तिगत क्षति भी महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो महामंत्री के रूप में भी वर्षों कार्य किया है। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सदन में अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 42 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। वहीं सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर सदन में विशेष प्रस्ताव पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर सदन में विशेष प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक बधाई की पात्र हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास रचा है और इस ऐतिहासिक मिशन में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले ही भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 उतारकर मानव इतिहास की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साथ ही ये सदन भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बौधायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चर्क आदि की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। हमारे लिए ये और भी गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रोहतक में बने नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है।
उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करते हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वहीं सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक मिशन के सफल होने से देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। हमारे वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुए। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बौद्धायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चरक की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन चंद्रयान 3 की सफलता में हरियाणा का भी योगदान रहा है। इस मिशन में रोहतक में बने हुए नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यकमलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इसके साथ ही आज विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई सवाल जवाब हुए, जिसका सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने बड़ी बाखूबी से उन सवालों का जवाब दिया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, तो वहीं प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बिजली उपभोक्ता की संतुष्टि विभाग का लक्ष्य है और इसके लिए प्रदेश में बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जिससे लाइन लॉसेस 31% से घटकर अब 9.35% हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फतेहाबाद और दादरी में नई जेल बनाई गई, जबकि भिवानी की नई जेल में 1000 कैदी की क्षमता है। देखिए स्पीकर महोदय, अब जो हमारे इस वक्त ये कह रहे हैं, इस तरीके के आते हैं, हमारे जितने बिल आए हमारा लाइन लॉस पहले से कम हुआ, 9.35% आया जी, जो पहले 31% होता था। ये अगर सारा कुछ सिस्टम ठीक है तभी ये इससे हो रहा है। बाकी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई बात है तो मैं फिर माननीय सदस्य से कहूँगा आप जरा अपना कोई सुझाव दें। हम इसमें कंज्यूमर को भी देखेंगे और गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में देखिए, अगर कोई ठीक बात हुई तो इस पर कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है तो कोई खास बात नहीं है। आप हमारे माननीय सदस्य हैं, कोई सुझाव हो और वो अगर प्रैक्टिकल हो सकता है तो उस पर सोचा जाएगा। जैसा हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा, अब तक कैथल के लिए डिमांड ना तो हमारे कहीं डिप्टी स्टूडेंट जेल ने भेजी, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई है। वैसे जहाँ जेलों की जरूरत होती है वहाँ हम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों फतेहाबाद करी है। देखिए हमारी जेलों में कोई 20,000 आदमी इस वक्त उसमें रहने की जो कैपेसिटी है वो 26,000 आदमी हो गया, पर हमारे पास अभी 26,000 आदमी है, कैपेसिटी 20,000 की है। कुछ जेलें हम बना रहे हैं, एक फतेहाबाद में बना रहे हैं, एक हमने भिवानी में एक जेल बढ़ाई है जिसमें 1000 आदमी बढ़ेंगे। ऐसे ही हमने एक दादरी में और प्रपोजल है, उसके लिए करें, पर फतेहाबाद की अब तक कोई ऐसी प्रपोजल नहीं आई। पर अगर कहीं ऐसा है तो उस पर हम गौर कर लेंगे, ये आप भिजवाएं। पर अब तक हमारे पास ऐसा कोई कैथल के लिए प्रपोजल नहीं आई। इसके साथ ही हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में 4 राज्य सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और 12 राज्य विश्वविद्यालय बीटेक कोर्स की पेशकश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 4 केंद्रीय सरकारी संस्थान विश्वविद्यालय बीई बीटेक कोर्सों का है। हमारे वर्तमान में 4 राज्य सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं
और 12 विश्वविद्यालय बीटेक कोर्स के पेश कर रहे हैं और राज्य के अतिरिक्त 4 केंद्र सरकारी संस्था हैं विश्वविद्यालयों में बीटेक कोर्स के पेश कर रहे हैं और एक सरकारी सहायता प्राप्त एक संस्थान भी है जो बीटेक है। नंबर 2, बीटेक कोर्स के पेशकश करने के राज्य सरकारी संस्थाओं में विश्वविद्यालयों की सूची प्रवेश स्थिति के तहत संलग्न है। राज्य सरकार की संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सीटों की कुल संख्या 5151 है। 2022 और 23 उनमें से 3394 सीट भरी हैं और 35% सीट खाली हैं। वर्तमान में क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। जिला नूह में एक सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियर कॉलेज, एक निजी इंजीनियर कॉलेज पहले से ही कार्यरत है। सेक्स में 2022 और 23 में मेवात में इंजीनियर कॉलेज नूह में सरकारी सहायता थे 54% सीट खाली पड़ी अभी उस पर। सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियर कॉलेज दूरी ताबड़ू से इस प्रकार है। मेवात इंजीनियर कॉलेज पलवल जिला नूह से मात्र 12 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी से 31 किलोमीटर है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम 37 किलोमीटर है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधौला से 37 किलोमीटर है। जेसी बॉस विज्ञान केंद्र ये 50 किलोमीटर है। राघवेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो रेवाड़ी में है 61 किलोमीटर है। इसलिए अध्यक्ष जी सारा नजदीक है कि इसमें सीट पहले ही खाली हैं, इसलिए क्या है कि उसको उचित नहीं है। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सदन में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन, नारनौल और वन विभाग हरियाणा ने महेंद्रगढ़ में जुलाई 2023 3.75 लाख वृक्षों के पौधारोपण एवं वितरण का एक विशेष अभियान चलाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टोन क्रशर और खानों की ओर जाने वाली सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए, एक तो उन्होंने कहा जो कन्वेयर है उसको कवर कर दें, निश्चित तौर से इस पे विचार किया जा सका, हम विचार करेंगे इस पे। दूसरा उन्होंने फुहारे की बात भी कही, पानी की बड़ी दिक्कत है वहां, लेकिन उन्होंने उसका एक स्रोत बता दिया कि वहां से पानी लिया जा सका, तो इस पे भी हम विचार करेंगे। जो पेड़ लगाने की बात उन्होंने कही, 350 पेड़ लगाने किसी भी क्रस्टर के लिए जरूरी है और अगर उन नहीं लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पेड़ लगाने की व्यवस्था भी करेंगे। जो पॉल्यूशन की भी आपने बात कही कि आपने नहीं, तो 5 मैंने लिखा इसमें, आपको बताया था पहले मैंने, महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशिंग क्षेत्र के निकट 5 निरंतर प्रवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी वो काम भी हम कर देंगे। कंवरपाल गुर्जर ने यह भी बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए जिला महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशिंग क्षेत्रों के निकट 5 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र लगाए जाएंगे। विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर सवाल जवाब हुए, तो वहीं सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा को बड़ा तोहफा मिला है। करीब 461 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए प्रोजेक्ट को यहां पर मंजूरी मिली है। दरअसल इस प्रोजेक्ट में हरियाणा के सड़क और रेल मार्ग को विकास की रफ्तार मिलेगी। इतना ही नहीं, बड़े राजमार्गों को यहां पर मजबूतीकरण भी मिलेगा। ग्राफिक्स पर नजर डालें। हरियाणा के सड़क और रेल मार्ग विकास को रफ्तार मिलेगी। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हरियाणा को तोहफा मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि 8 नए प्रोजेक्ट को यहां पर मंजूरी मिली है। 4 बड़े राजमार्गों का यहां पर मजबूतीकरण मिलेगा। मनोहर सरकार में लगातार प्रदेश एक विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश एक विकास को नई रफ्तार मिल रहा है। प्रदेश को 2 नए फ्लाईओवर भी बनेगा। यहां पर हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई पहल की शुरुआत कर रही है, जिसमें से नए रेलवे ओवर ब्रिज भी शामिल है। आपको बता दें कि हरियाणा के सड़क और रेल मार्ग विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यहां पर योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 461 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 8 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 4 बड़े राजमार्ग का यहां पर मजबूतीकरण किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रदेश को विकास
की एक नई गति मिल रही है। जब से मनोहर सरकार ने सत्ता संभाली है तब से प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। कई योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने बड़े प्रोजेक्ट को ये साबित कर दिया है कि प्रदेश को एक नई दिशा मिले। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था, कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था हरियाणा में कौशल रोजगार निगम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था। इसका सही जवाब है बी 1 नवंबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से महावीर महिला। महावीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर अनिल बिरला, जो कि रोहतक से सिविल सीएमओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। निरोगी हरियाणा जो है नवंबर के अंदर में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस स्कीम का लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंदर जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, जो भी सदस्य अंत्योदय फैमिली से बिलोंग करता है, सभी का एक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ एग्जामिनेशन किया जाना है। अगर हम रोहतक की बात करें, रोहतक के अंदर हमारे ऑन एन एवरेज 4,40,000 जो फैमिली मेंबर हैं जिनका हमने कम्प्रीहेंसिव हेल्थ एग्जामिनेशन करना है, वो हमारे को टारगेट है। क्योंकि जो भी अंत्योदय सदस्य हैं सभी का कम्प्रीहेंसिव हेल्थ एग्जामिनेशन करना है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। तो निरोगी हरियाणा के अंदर हमारे 6 कैटेगरी में जो एज ग्रुप है उसको डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी है 0 से 6 मंथ, दूसरी कैटेगरी है 6 मंथ से लेकर के 5 साल तक, तीसरी कैटेगरी है 5 साल से लेकर के 18 साल तक, चौथी है 18 से 40, पाँचवीं है 40 साल से लेकर के 60 साल तक, और जो छठी कैटेगरी है वो है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। हर एक एज ग्रुप का डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस की जानी है। 5 साल तक केवल जो इन्वेस्टिगेशंस की जानी है वो केवल एक हीमोग्लोबिन है, और बाकी 18 साल से लेकर के 40 तक, क्योंकि ये पॉपुलेशन हमारी यंग पॉपुलेशन है, इसके अंदर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की जानी है। और 40 साल से ऊपर जैसे हम जो मेजर्स जो जैसे हमारे हार्ट अटैक हैं उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं, कोई कैंसर ना हो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो जो 40 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली ये जो एज ग्रुप है ये प्रोन एज ग्रुप कहते हैं इसको। ये तो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं एक लार्ज स्केल पे की जानी है। कोई किसी तरह का कोई कैंसर ना हो, किसी तरह की कोई हाइपरटेंशन ना हो, किसी तरह की कोई डायबिटीज़ ना हो, तो वो उनको इंक्लूड करके इस एज ग्रुप को स्पेसिफाई किया गया है। तो इस स्कीम का मेन जो उद्देश्य ये है कि भाई हम अगर किसी भी सदस्य का हम इनिशियल स्टेज पे एग्जामिनेशंस करके अगर कोई भी बीमारी है उसको हम इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं, और इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से हो सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में धान की सीधी फसल बिजाई योजना के तहत किसानों को कितनी अनुदान राशि दी जाती है? ए 2,000 रुपए, बी 3,000 रुपए, सी 4,000 रुपए, डी 1,500 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।